वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा। जिस तेजी से एनएफटीज का क्रेज बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से एनएफटीज के साथ बहुत से विवाद भी जुड़ रहे हैं, जैसे कि एनएफटी फ्रॉड, एनएफटी स्कैम, वॉश ट्रेडिंग। इस तरह की टर्म्स जो है बहुत ज्यादा एनएफटीज के साथ जुड़ रही हैं। तो क्या है ये फ्रॉड्स, कैसे इनसे बचा जाए, और साथ ही साथ एनएफटी से जुड़े और भी कई पहलुओं पर बात करेंगे। और ये तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ गए हैं, जो कि क्रिप्टो मिंत्र के को फाउंडर और सीईओ हैं, यानी रघु राजशेखर। आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुराज शेखर। थैंक यू रुचि फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या वजह थी कि आपने एनएफटीज को चुना एज अ करियर। व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट अबाउट एनएफटीज एंड क्रिप्टो वर्ल्ड? सो एनएफटीज आई स्टार्टेड विद, सबसे पहले मैं ब्लॉकचेन से आया। तो मैं 2015 के टाइम से काफी ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट किए, हमने काफी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। सो आई रन अ कंपनी कॉल्ड मॉन्कहब इनोवेशंस, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तो वहां पे हमने काफी प्रोजेक्ट्स करने चालू किए एंड 2017-18 के टाइम पे देयर वाज अ क्रिप्टो बूम। तो वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए, आईसीओज, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बनाए फॉर क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड उसके बाद आई हैव बीन इनटू दिस स्पेस, और काफी अच्छे से मैं समझता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है। शुरुआत में जब ये था तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसको एक स्कैम और पॉन्जी स्कीम की तरह लेते थे। द अंडरलाइंग वैल्यू दैट बिटकॉइन हैज एज एन एसेट, तो वो सारी चीजें लोगों को समझ नहीं आई थी। इट वाज हार्ड टू बिलीव एक्चुअली इन अर्ली डेज, एंड सो उसके बाद चीजें चेंजेस। तो रघुराज, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट है जो आपका आने वाला है, निफ्टोमेनिया। तो ये निफ्टोमेनिया कब लॉन्च होगा और इसके साथ कौन कौन से इन्वेस्टर्स जुड़े हैं? अगर आप कुछ इसके बारे में, अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएं तो। सो ये अभी इस मंथ के एंड में लॉन्च होने वाला है। एंड इसमें काफी सारे, अभी हम एक फंडिंग राउंड स्टार्ट किया है हमने, काफी कमिटमेंट्स हैं, बट वी हैवंट नॉट क्लोज्ड इट टिल नाउ। सो आई कैन नॉट नेम एनीवन राइट नाउ। बट ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सो दिस इज अ एनएफटी मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये प्रोटोकॉल है वेयर एनीबडी कैन क्रिएट NFT marketplaces very easily. Niftomania being the central marketplace, correct? So यहाँ पे हमारा एक marketplace है where people can buy and sell cryptocurrencies, and इसमें एक networks हैं. So what are networks is कि there can be multiple networks where different marketplaces can can work along each other and अपने एसेट्स, अपने एनएफटीज को दूसरे के थ्रू बेच सकते हैं, दूसरे के एनएफटीज को अपने थ्रू बेच सकते हैं, एंड देयर इज अ फेयर revenue model sharing, etc. Correct. So overall the project is around that. Usme there are lots of NFTs that we are collaborating with artists and games. There are lots of Web3 games that we are working with, and सबके साथ हम काफी सारे NFT collections भी ला रहे हैं अभी. So that is what we are working on right now. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड आपसे मैं Thank ये भी you. जानना चाहूंगी रघुराज की, जो हाल ही में बजट आया था उसमें डिजिटल एसेट्स को टैक्स करने की बात कही गई है, तो क्या एनएफटी भी उसका पार्ट होगी, या उसमें अभी फिलहाल क्या डेवलपमेंट आया है? अभी काफी सारे उसमें क्लैरिटी है, क्लैरिटी के इश्यूज हैं अभी, बट मोर और लेस 30% टैक्स ऑन योर नेट प्रॉफिट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर डिडक्शन। ठीक है, तो दैट इज एन 1% ऑन एनी ट्रांजेक्शन, 1% टीडीएस ऑन एनी ट्रांजेक्शन। ये है अभी इसका गवर्नमेंट का रूल, बट किस किस सिनेरियोज में किस तरह से काम करेगा, तो मेजरली हमारी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, मेरी काफी लोगों से बात भी हुई है जो काइंड ऑफ मेरे सीए हैं एंड इस सिस्टम में गवर्नमेंट बॉडीज में है, तो काफी ग्रे एरियाज हैं, उस पर थोड़े से अभी कंसल्टेशन भी चल रहे हैं। बट मोस्टली 30% टैक्सेस आपके लगेंगे कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्ट करके अगर आप उससे प्रॉफिट बनाते हो, तो उसमें आपको 30% ये टैक्स लगेगा। लेट से मैंने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और वो 120 रुपए हो गए, तो 20 रुपए पे मेरे को 30% लगेंगे। अब ये बिटकॉइन पे तो है, एनएफटी में कैसे ले? अब एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी हैंड इन हैंड जाता है। कोई भी एनएफटी का बाई एंड सेल क्रिप्टो करेंसी में होता है। ठीक है, अल्टीमेटली भले कोई फिएट करेंसी से भी खरीदवा दे, बट वो क्रिप्टो करेंसी से ही उसका असली में ट्रांजैक्शन होता है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन। तो लेट से मैंने कोई एनएफटी खरीदा 100 रुपए में, और उसके बाद मैंने उसको 150 रुपए में बेच दिया, बट वहां पे क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन हुए, तो 50 रुपए भी क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन मेरे काउंट होंगी मोस्ट प्रोबेबली।
उसमें एनएफटीज एंड क्रिप्टोज बोथ लिखे हुए हैं, उसमें मेंशन किया गया, स्पेशली गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आए हैं। अभी साल डेढ़ साल पहले बीपल ने बहुत अच्छा अपनी एनएफटी मिंट की, हाईएस्ट मैं कहूँगी कलेक्शन करने वाली एनएफटी मिंट की। उसके बाद एक ट्रेंड सा चल गया, हर किसी को लगा कि एनएफटी क्रिएट करना इजी है, उससे प्रॉफिट कमाना, उसे मिंट करना बहुत इजी है। लेकिन अब जो है एनएफटीज के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स, जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही, जैसे कि हाल फिलहाल में ओपन सी ने ये अनाउंस किया कि उनकी जो फ्री एनएफटी मिंटिंग टूल को यूज करके जितनी भी एनएफटीज बनी, उनमें से 80% जो एनएफटीज है, वो जो वर्क है, इट्स फेक या कॉपीड। इसी तरह से डेविड आर्ट एक और एनएफटी मार्केट प्लेस है, उन्होंने भी ये 80,000 फेक अलर्ट्स जारी किए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि क्या वजह है कि एनएफटीज के साथ फ्रॉड्स जुड़ रहे हैं? क्या ये एनएफटीज का जो ये स्पेस है एक सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि बहुत नया है और ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है? क्या ये वजह हो सकती है? बहुत सारी वजह हैं रुचि इसके लिए। सो आप जिस तरह के सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक जेपेग इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे एनएफटीज के नाम पे कि आप एनएफटी का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको, और आप इस पे अपना अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दे, और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं, तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही है। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने एनएफटी बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100-100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे हैं कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं है। लेट्स से काफी फेमस एनएफटी एनएफटी कलेक्शन है, बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं, एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। तो रघुराज, क्योंकि हम फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, तो मल्टी मिलियन डॉलर वर्थ रग पुल्स भी हुए हैं जहाँ पे अनोनिमस फाउंडर्स ने इन्वेस्टर से पैसे लिए और फिर वो गायब हो गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह के जो केसेस हैं वो एनएफटी मार्केट प्लेस को या एनएफटी स्पेस को एडवर्सली अफेक्ट करती है, और क्या इस इन वजहों से लोग थोड़ा एनएफटीज में डील करने में, इन्वेस्ट करने में थोड़ा कतराएंगे, हिचकेंगे? हाँ, लोग कतराएंगे हिचकेंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि दूसरे साइड में इसका जो पीआर और मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स वो भी काफी ज्यादा हो रही है। जी। सो लोगों को समझ नहीं आ रहा है अभी कि किसको खरीदे किसको नहीं खरीदे। सो वो एक बहुत अलग तरीके से काम करता है। और इवन नाउ अभी भी जो इतने हाई वैल्यू में इतनी पेंटिंग्स बिक रही हैं, तो उसका भी बहुत अच्छे से लोगों को पता नहीं कि यूटिलिटी क्या है। सो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वो यूटिलिटी की होगी उसकी। ठीक है, बट कमिंग टू अगेन द फ्रॉड पार्ट ऑफ इट, कि किस तरीके से रग पुल कर रहे हैं लोग, क्लेम कर रहे हैं। सो ये तो नॉट ओनली इन एनएफटीज, ये बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में भी है, बहुत सारे इंटरनेट रग पुल्स भी हुए कि क्लेम किया है, सोशल कॉजेस के लिए भी क्लेम किया है, फंड्स कलेक्ट किए और वो गायब हो गए। सो वो है कि लोगों को थोड़े से कुछ भी झूठे व्हाइट पेपर दिखा करके थोड़े टाइम के लिए उसमें मार्केटिंग किया एंड पैसे लिए एंड गायब हो गए। सो दैट प्रॉब्लम इज देयर। इसमें काफी सारे रेटिंग एजेंसीज आ गई हैं, अब बहुत सारे लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म्स आ गए जो प्रॉपर केवाईसी करते हैं, और वो लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम बिल्ड होता है ओवर टाइम, तो वो भी अभी बिल्ड हो रहा है राइट नाउ। अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, अब आईसीओ सबसे पहले हुआ था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, अब आईईओ होने लगा, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। तो वहां एक्सचेंज इनको पूरा काइंड ऑफ आपके एक्सचेंज इनको
वेरीफाई करते हैं, इनका केवाईसी करते हैं, उनका डिटेल्स देते हैं, तब जाकर के उसमें लिस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अब लोग भी कि ऐसे कहीं पे नहीं खरीदते, जो एक्सचेंज के थ्रू नए ऑफरिंग्स हों उसको खरीदे, या इवन लॉन्च पैड्स के थ्रू खरीदे, लॉन्च पूल्स के थ्रू खरीदे टोकन्स को। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग देयर। रघुराज, आपने बात की वैल्यू की, तो आजकल वॉश ट्रेडिंग का भी बहुत चलन है, जहां पर एक ही ग्रुप के अंदर, एक नॉन ग्रुप के अंदर ही एनएफटीज को सर्कुलेट किया जाता है, ताकि ट्रेडिंग वैल्यू और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाए। तो यानी कि वैल्यू को भी मैनिपुलेट किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे कोई ये पहचाने कि जो जिस आर्ट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो फ्रॉड है, क्या वो कॉपीड है, वो ओरिजिनल है। ओरिजिनलिटी को या फिर किसी भी आर्ट की जेन्युइन वो कितना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या कोई सो डूज एंड डोंट्स है, किसे दो फॉलो चीजें, करना चाहिए? जेन्युइनिटी आइडेंटिफाई करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म, सो वंस थोड़ा सा अगर उसके अराउंड में पीआर है, उसके बारे में इंटरनेट में कंटेंट है, तो वैलिड मीडिया सोर्सेज पास में कंटेंट है, तो वहां से आपको थोड़ा पता चलता है कि यार दीज आर द वैलिड प्रोजेक्ट्स, जो कि आर नॉट गोइंग फॉर एनी रग पुल्स और फ्रॉड्स और किसी का कॉपी नहीं है। बट एग्जैक्टली बता पाना भी अभी डिफिकल्ट है कि दो डिजिटल कॉपीज ये किसी और की आर्ट पीस है या मेरी आर्ट पीस है। तो उसके लिए मैंने बोला जो वेरीफाइड अकाउंट्स एंड वेरीफाइड कलेक्शंस पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जो आप बोल रहे हैं कि काइंड ऑफ इन्फ्लेट कर देते हैं हम एनएफटी के प्राइसेस को। सो इन दैट सबसे बड़ी चीज है कि वो काफी पॉपुलर यहाँ पे ट्रेंड चला है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एनएफटीज 10 इथेरियम, 20 इथेरियम, 25 इथेरियम, 100 इथेरियम अननोन प्राइसेस पे सेल, बाई एंड सेल हो रही हैं। सो इसका इस पे काफी आपको एनालिसिस भी मिल जाते हैं। अगर इस तरह का चीजें हो रही हैं कोई पर्टिकुलर कलेक्शन में, तो देयर आर विसल ब्लोअर्स इन द क्रिप्टो कम्युनिटी, कि जो डेवलपर्स हैं जो देखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस कंपनी व्हिच इज कमिंग अप, क्रिप्टो फॉरेंसिक कंपनीज, दे आर सेइंग देमसेल्फ क्रिप्टो फॉरेंसिक कंपनीज, वो आ रहे हैं अभी। एंड वो अपना सिस्टम काइंड ऑफ बिल्ड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि यार, क्योंकि क्या होता है कि एक ही वॉलेट से बार बार खरीद रहे हैं एंड बार बार उसको प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, तो वो पता चल जाता है। तो बेसिकली कोई शोर शॉर्ट तरीका तो नहीं है कि बस एक चेक कर लो, सिंपल तरीका नहीं है इसका अभी के डेट में। अच्छा, अगर बात करें हम एनएफटी की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ज्यादातर जो एनएफटीज हैं वो लोग इथेरियम प्लेटफॉर्म को जो है वो प्रेफर करते हैं। तो पहली बात तो ऐसा क्यों, और दूसरा, क्या आप एनएफटीज की जो टेक्नोलॉजी है उसको और इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एनएफटी की टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होगी। सो बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स भी हैं इस इकोसिस्टम में। और जो आपका अभी सवाल था कि आप इसको एनएफटीज को इवॉल्व होते हुए जो टेक्नोलॉजी साइड से है, बहुत सारी चीजें अभी बहुत अर्ली स्टेज में है ये, और बहुत डिफरेंट यूज केसेस हैं इसके। सो अभी इसमें ERC 721 और ERC 1155 एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि रॉयल्टी सारे लोग एक स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते थे, सारे मार्केट प्लेसेस। तो EIP 2981 एक प्रोटोकॉल, एक प्रपोजल आया, तो उसको अडॉप्ट कर लिया लोगों ने। अभी अभी भी ओपन सी जैसे उसको अडॉप्ट नहीं करती है, रैरिबल एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, उसने अडॉप्ट कर लिया अभी उसको। तो अब काइंड ऑफ एक मार्केट प्लेस से अगर दूसरे मार्केट प्लेस में अगर जाता है एनएफटी, तो वहां पे रॉयल्टी का इशू हो जाता था, कि रॉयल्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एनएफटी मार्केट प्लेसेस का, एनएफटी का एक्चुअली। तो वो सब चीजें में प्रॉब्लम आती थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। उसके बाद क्यूरेशन, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे आज की, बहुत सारी चीजें इसमें उसकी ओरिजिनलिटी एंड वो सब चीजें हैं, तो क्यूरेशन प्रोटोकॉल हम बना रहे हैं, उसके लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हो रहा है कि एनएफटी के बेसिस पे आप लोन दे दें। इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप जमीन को गिरवी रख करके लोन दे सकते हैं, उस तरीके से आप एनएफटी को भी, एनएफटी जिस एनएफटी की वैल्यू है, देयर आर banking solutions coming up. There are lots of crypto players working in this kind of things, and there are lots of project live जो कि इस तरह की फैसिलिटी। सो अभी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है एंड यूज केसेस भी समझ में आ रहा है लोगों को क्या है। सो अभी बहुत सारे, अभी आप देखेंगे कि रियल स्टेट में भी काफी यूज हो रहे हैं, कि प्रॉपर्टीज हैं, तो अब एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल एनएफटी पीसेस बना के उसको बेच रहे हैं। सो हम भी एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट के लिए, तो जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एसेट का मल्टीपल लोग ओनरशिप करें, तो फ्रैक्शनलाइज्ड एनएफटीज बोलते हैं इसको। फिलहाल जो ग्लोबल सिचुएशन है, रशिया और यूक्रेन के बीच बीच में जो
सिचुएशन है वो काफ़ी वी ऑल नो अबाउट दैट। इस सिचुएशन का या जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है, एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, वायलेंस इतना ज़्यादा है, इस पूरी सिचुएशन का क्या असर आप देखते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड पर पड़ रहा है? हाँ, क्रिप्टो वर्ल्ड पे इसके असर तो है, जो इनिशियल असर जो है वो काफ़ी सारे इसमें हमें ट्रेंड्स दिखे हैं। सो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक फैक्ट शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट यूक्रेन इज़ वेरी क्रिप्टो सेवी। तो काफ़ी अच्छा एडॉप्शन रहा है यूक्रेन में क्रिप्टो करेंसी का, और ये बहुत टाइम से, और इसका बहुत सारे रीजंस है। इसके एक तो रीजन है कि वहाँ पे फ्रीलांसर कम्युनिटी काफ़ी इवॉल्व है, जो कि काफ़ी दुनिया के देशों के क्लाइंट के साथ में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो उसके पेमेंट्स क्रिप्टो के थ्रू आते हैं। सो मे बी इस इन सब रीजंस के चलते, व्हाटएवर रीजंस, कोई भी रीजंस है, काफ़ी पॉपुलर है, एंड वन ऑफ द काइंड ऑफ काफ़ी एडॉप्शन काफ़ी अच्छा है यूक्रेन में। सो इसको मल्टीपल तरीके से मैं भी थोड़ा-सा इस पे देख रहा था, तो मैं काइंड ऑफ इस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे डोनेशंस आ रहे हैं लोगों के पास, कुछ पर्टिकुलर कॉज़ के लिए, यूक्रेन के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी इज़ बॉर्डरलेस। दूसरा एक और ट्रेंड दिखा है कि यूक्रेनियन करेंसी को लोग बेचने लगे हैं, कि अब उसको उसकी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसके चलते लोगों और काफ़ी हायर प्राइसेस पे बेचने लगे। तो शुरुआत में तो प्राइस नीचे गई जब ये ब्रेकआउट हुआ, बट उसके बाद प्राइसेस ऊपर गई हैं काफ़ी। एक वीक 5-6 दिन में आई थिंक 15% के अराउंड का ग्रोथ होगा बिटकॉइन प्राइसेस में, एंड ऑन एवरेज क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस में। सो उसका रीजन भी है कि लोग करेंसी सेल करने लगे हायर प्राइस पे। एक तरफ बाइनेंस पे जब $46,000 का प्राइस था बिटकॉइन का, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूक्रेनियन एक्सचेंज पे इट वाज सेलिंग एट $51,000। तो इस तरह के, जस्ट बिकॉज पीपल थिंक दैट कि यूक्रेनियन करेंसी का वैल्यू नहीं रहेगा, नोबडी इज वेरी वेरी श्योर अबाउट द फ्यूचर, हाउ द थिंग्स वुड बी नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे वो स्पेकुलेशन के बेसिस पे, एंड पीपल have started believing in that system कि क्रिप्टो करेंसी का तो वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू है, दैट एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग। और अगर उस फॉर्म में मेरा करेंसी रहेगा, कल को बैंक्स का किस तरीके से रहेंगी नहीं रहेंगी, बट क्रिप्टो करेंसी मेरे पास रहेगा वो। तो इस तरह से बिटकॉइन का करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन स्पेशली, जिसको एक गोल्ड का स्टेटस दिया गया है, डिजिटल वर्ल्ड का गोल्ड बोला जाता है इसको, बिटकॉइन को। सो उसका स्टेटस दिया हो तो उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। यानी कि गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्ग रन शायद गोल्ड काम नहीं आएगा, शायद फियाट करेंसी काम नहीं आएगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी शायद बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बॉर्डर्स, आई वुड से बॉर्डर्स खत्म हो जाएगी, लाइंस को जो है वो कहीं ना कहीं वो लाइंस मिट जाएंगी। और तो मैं दूसरी आपसे ये चीज, जानना, हाँ सॉरी, जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब 2021 में तो एनएफटीज की ग्रोथ बहुत अच्छी रही, तो क्या ये सो कॉल एनएफटी पार्टी 2022 में भी जारी रहेगी? क्या है फ्यूचर आप देखते हैं एनएफटीज का ग्लोबली एंड स्पेशली इन इंडिया? हाँ, 2021 में काफी बूम किया, बट द थिंग इज दैट वो थोड़े ड्रॉप भी होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ती रहेगी, बट एक मैच्योर होगी मार्केट, वेयर यूटिलिटीज वुड बी कमिंग अप। काफी सारी इसकी यूटिलिटीज आएंगे, कि गेम्स में यूटिलिटीज हैं, चाहे फ्रैक्शनलाइज्ड एसेट्स का यूटिलिटी है, चाहे टिकटिंग में यूटिलिटी, इवेंट्स टिकटिंग में अब यूज हो रहा है एनएफटी। सो बहुत सारे यूज केसेस हैं जहाँ पे ये वैल्यू क्रिएट कर सकता है। सो एनएफटी कुछ भी नहीं, एक सर्टिफिकेट है ऑफ ओनरशिप, करेक्ट। सो उस तरीके से हम देखे जाए तो वो मैच्योर करेगी, ऐसा मतलब जस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड वैल्यू, तो हो सकता है डिक्लाइन जाए, बट ओवरऑल इन द टर्म्स ऑफ कि जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है वो काफी ज्यादा होगा, वो काफी ग्रो करेगा, एंड काफी नए नए आइडियाज इस पे लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रघुराज शेखर, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने आज एनएफटीज को और बेहतर तरीके से समझा होगा, बहुत कुछ और नया जाना होगा। थैंक यू सो मच। तो अगर आप भी एनएफटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी आपको यही एडवाइस है कि वेरीफाइड अकाउंट्स के साथ ही डील करें, और जिस एनएफटी मार्केट प्लेस पर आप अपनी एनएफटी को लॉन्च करना चाहते हैं, थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड रिसर्च जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल सेगमेंट। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।